हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी के जितने सारे भी प्रश्न हैं, इसमें वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों का डिस्कशन का डे 4 है। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग ध्वनि एवं ऊष्मा से जितने सारे भी वन लाइनर प्रश्न बनेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यह सारे हैं एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, तो इसलिए आप लोग जरूर देखें। और रेलवे स्पेशल आप लोग के लिए साइंस का बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। एक बार जाकर आप लोग चैनल पर जरूर चेकआउट करें। प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपके लिए साइंस स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है, तो वो भी देखना ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग ध्वनि का यानी साउंड से रिलेटेड जितने सारे भी प्रश्न बनेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे ही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखें वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पीडीएफ को अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्राधावन यानी जेट यानी सुपरसोनिक जेट से वायुयान की किस परत को क्षति पहुंचती है। तो जो जेट इंजन होते हैं तो वायुयान के ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है कि किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ध्वनि को जो तीव्रता मापने के लिए डेसिबल तीव्रता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ध्वनि के स्रोत व प्रवर्तित सतह में मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो इसमें तो एग्जैक्ट मान दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पे सारे प्रश्न बनाए गए हैं। तो 16.5 मीटर, अगर आप किसी भी और बुक में देखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट 17 मीटर दे देता है, तो 17 मीटर भी आप टिक आउट करेंगे। अगर 16.5 मीटर होगा तो 16.5 मीटर भी टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो 343 मीटर पर सेकेंड, यानी समुद्र तल पर 20 डिग्री तापमान पर यह बताया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिनेमा घरों में, बड़े या सभागारों में आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है। देखिए, ध्वनि सुनाई देने का इसका मुख्य कारण है अनुसरण। तो अनुसरण के कारण यह ऐसा होता है। देखिए, आप लोग के डिमांड पे ही एनसीईआरटी और रेलवे का बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। जितने सारे प्रश्न हैं, आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का प्रश्न आते होंगे, कहीं ना कहीं आपको यहीं से देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस सीरीज को आप प्रतिदिन जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए, इसका यह कारण है कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, तो बिना वायुमंडल के अपनी बातों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए ऑप्शन नहीं है, तो चंद्रमा के धरातल पे वायुमंडल उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव पद्धति यानी बायोलॉजिकल मेथड जिसमें प्रसर्व ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। देखिए, जो इस तरह के बॉक्स में जितने भी प्रश्न दिए होते हैं तो यह वीवीआई प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के सबसे उपयुक्त ध्वनि मानी जाती है। तो यह किसके द्वारा घोषणा किया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह घोषणा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है। तो देखिए, जो चमगादड़ होते हैं वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, तो इसी कारण से वह रात में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अवरक्त तरंग का प्रयोग किए जाते हैं टीवी रिमोट में। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ध्वनि स्रोत और तीव्रता दिया हुआ है डेसिबल में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे साधारण बातचीत, हम लोग यानी बातचीत करते हैं किसी से, तो उसमें कितना डेसिबल का ध्वनि हम लोग जो निकालते हैं, तो 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि निकालते हैं। जितने सारे प्रश्न हैं भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सारे प्रश्नों को अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे, इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है कि तेज बातचीत, तो तेज बातचीत जैसे ही कोई लाउडली बोलता है तो वहाँ पे 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि उसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि तेज या संगीत शोर, तो जैसे भी आप कंसर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे तेज बोला जाता है या संगीत का शोर, तो वह 80 डेसिबल से अधिक का ध्वनि होता है।
नेक्स्ट है कि पेड़ से जो पत्ते की सरसराहट होती है, यानी जो पेड़ से पत्ते टूटकर गिरते हैं तो उस समय आपको कुछ अनुभव होता है, तो वह 10 से 20 डेसिबल की ध्वनि होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो सायरस यानी पुलिस का एम्बुलेंस जो होता है सायरन, तो वह आवाज देता है, तो वह 110 से 120 डेसिबल का ध्वनि प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेट विमान, तो जेट विमान 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक और है कि औद्योगिक यंत्र या संयंत्र या कारखाने में 100 से 120 डेसिबल का ध्वनि प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीविजन या ग्राही के दूरस्थ नियंत्रक में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। तो टेलीविजन की अगर बात किया जाए तो यानी रिमोट के लिए या टेलीविजन और भी सिग्नल होता है तो वहाँ पे अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणवत्ता यानी साउंड टिमर के आधार पर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक बार सितार और बांसुरी बजती है साथ है तो आपको वहाँ पे स्पष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सा ध्वनि किसका है। तो देखिए ध्वनि यानी उसका गुण को पहचानने के लिए तो उसके लिए ध्वनि गुणता का प्रयोग किया जाता है कि किसका ध्वनि वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग का आरोही क्रम क्या होंगे। तो ध्वनि के लिए आप जानते हैं कि माध्यम की आवश्यकता होती है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन हो जाएंगे, उसके बाद जल और उससे कम लोहा, यानी आरोही क्रम है यानी घटते क्रम की बात कर रहा है। यहाँ पे सबसे अधिक तो लोहे में यह प्रवाहित करेंगे, यानी ठोस चीजों के माध्यम से बहुत दूर तक जाते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल ठोस के माध्यम में सर्वाधिक, देखिए हमने पीछे वाले पॉइंट पे बात किया था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्वनि की चाल है जो ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम, यानी गैस में यह सबसे कम ध्वनि प्रवाह होती है। नेक्स्ट है कि तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है, यानी टेम्परेचर पे यह नकारात्मक कार्य करती है, ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी ध्वनि माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है। तो निर्वात में ध्वनि नहीं गुजरती है क्योंकि इसके गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होती है, यानी ठोस, द्रव, गैस यानी तीनों माध्यम में गमन करता है। बस इसकी चाल पे निर्भर करता है कि जो ठोस रहता है उसमें सर्वाधिक होता है, उससे कम द्रव में होते हैं और उससे भी कम गैस में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पे यह कार्य करता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है कि एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एकॉस्टिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग ध्वनि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है। तो इसमें ध्रुवन की यानी पोलराइजेशन की घटना नहीं घटित हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ध्वनि का तरत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है। तो यह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिध्वनि यानी इको का कारण क्या होता है। तो ध्वनि तरंगे का प्रवर्तन, तो ध्वनि तरंगे का प्रवर्तन के कारण ही हमें किसी साउंड का इको वहाँ पे सुनाई या महसूस पड़ता है। नेक्स्ट है कि प्रश्रव्य तरंग की आवृत्ति लगभग कितनी होती है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि प्रश्रव्य तरंगे, श्रव्य और तरंगे होते हैं। तो प्रश्रव्य तरंगे यानी 20 हर्ट्ज से अधिक के जो ध्वनि होती है उसका प्रश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा श्रव्य तरंग यानी सोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20 से 20 जो 1000 हर्ट्ज तक यह होता है मानव के लिए, इतना से इतना बीच का मानव है जो ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है। तो यह कुत्ते एवं डॉल्फिन के द्वारा सुना जा सकता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा जो ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके माध्यम से हम लोग ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो यह माइक्रोफोन के द्वारा इसका जो हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, तो ये सारे ही जो यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट तो सारे ही VVI हैं, तो इसलिए आप लोग इस पर अच्छे से सुनेंगे और ध्यान देंगे। देखिए अगर एल्युमिनियम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है। तो 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं बात किया जाए स्टील, तो स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। बात किया जाए लोहा में, तो लोहा में 5950 मीटर होता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लोज है स्टील और लोहा में,
तो कई बार एग्जाम में बहुत ही बारीक से यह प्रश्न पूछ देता है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए भी पूछ देगा। वैसे 4-5 दे देंगे और बोलेंगे कि इन सारे चीज़ों को आप लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करें, तो आपको वहाँ पे एग्जैक्ट मान पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कांच या फिलंट की बात कर रहा है, फिलंट कांच, तो अगर इसकी बात किया जाए तो 3980 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। बात किया जाए जल तो 1402 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया वायु, तो वैसे ही वायु में कम होता है क्योंकि यह गैस है, तो 332 मीटर। अक्सर लोगों को केवल यही ध्यान में रहता है, इन सारे पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब यहाँ से प्रश्न नहीं, अब इस वाले पोर्शन से प्रश्न बन रहा है क्योंकि यह अधिकतर लोग को पता होता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 316 मीटर होते हैं पर सेकेंड। बात किया जाए हाइड्रोजन में तो 1286 मीटर पर सेकेंड होते हैं हाइड्रोजन में। और बात किया जाए समुद्री जल में तो समुद्री जल में हो जाएंगे 1533 मीटर। नेक्स्ट है कि सामान्य जल, तो सामान्य जल में 1493 मीटर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ध्वनि यानी साउंड से जितने सारे भी प्रश्न बनने वाले थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर इसका एमसीक्यू अगर बनाया जाता तो 100+ बन जाते, लेकिन कम समय में हम लोग ज़्यादा रिविजन कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम लोग ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी को, इसमें जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और प्रतिदिन इस सीरीज को आप लोग जरूर देखें, आपकी तैयारी में बहुत ही आपको हेल्प मिलेंगे। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा, तो गुब्बारे का आयाम यानी डायमेंशन में वृद्धि होगा। नेक्स्ट है कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनने का क्या कारण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है। तो वाष्पीकरण की दर तेज होता है, इस कारण से वहाँ पे जो ओस नहीं बन पाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कमरे का तापमान बढ़ जाएंगे खुला रहेगा तो। नेक्स्ट है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहा जाता है। इसी के मदद से हम लोग सूर्य का ताप को मापन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है तापमापन यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए एक तरफ दिया हुआ है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। देखिए फ़ारेनहाइट में हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट की बात किया जाए तो यानी जमाव, तो कितने डिग्री पर कितने फ़ारेनहाइट पर फ्रीज में, जैसे कि पानी को अगर हमें फ्रीजिंग करना है यानी जमाना है तो कितने फ़ारेनहाइट पे उसे जमाएंगे, तो 32 फ़ारेनहाइट। अगर बात किया जाए इसको उबालने का तो 212। देखिए अगर 212 में से 32 घटाएंगे तो इसके कितने बराबर भाग हुए, तो इसका 180 बराबर भाग हो गए। कई बार ये प्रश्न बन चुके हैं, आप लोग इसे बारीकी से देखिएगा और पढ़िएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेल्सियस पे, तो सेल्सियस पे जो हिमांक का पॉइंट होता है तो 0 डिग्री सी पे जमता है। और क्वथनांक यानी बॉइलिंग यानी उबलना, तो उबलना इसका 100 डिग्री सी पे होता है। अगर बात किया जाए कि इसके कितने बराबर भागों में बांटा जाता है, तो 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे केल्विन पैमाने के बारे में दिया हुआ है, तो केल्विन के लिए हिमांक यानी 273 केल्विन पे पानी जमते हैं। वैसे हम लोग पानी का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 273 केल्विन पे पानी जमते हैं। अगर बात किया जाए क्वथनांक तो 373 पे इसका पानी उबलने लगते हैं। अगर केल्विन में अगर मापा जाए तो यहाँ पे आप लोग अच्छे कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दें, इसका बराबर 100 भाग में होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट के लिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। यहाँ पे दिए हुए हैं कि परम शून्य ताप से आप क्या तात्पर्य है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप यानी इससे कम वह नहीं हो सकता है। तो परम शून्य ताप का मतलब यही होता है। आगे यह प्रश्न होगा कि परम शून्य ताप कितना कहा जाता है, ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ 273 डिग्री पॉइंट 15 को परम शून्य ताप कहा जाता है। ऐसे आगे आपको यह प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। वैसे यह बर्फीले क्षेत्र यानी हिमाचल जम्मू वाले क्षेत्र में पेट्रोल जम जाने की बहुत समस्या होती है, तो उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल है उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कि जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है कि बर्फ पिघलेगा तो उसके आयतन भी पिघल जाएंगे, यानी बर्फ पिघलेंगे तो उसका आयतन घटेगा क्योंकि पिघलने के बाद वह द्रव के रूप में हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो हमने अक्सर बात किया, आपने अगर पिछले 2-3 वीडियो से आपने हमारे क्लास को देख रहे होंगे तो हमने अक्सर आपसे डिस्कस किया है कि जो बॉक्स में दिए होते हैं तो वह वीवीआई प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है कि थर्मोस्टेट यंत्र यानी
थर्मोस्टेट मशीन का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय या दाब या स्व नियंत्रित यानी प्रेशर सेल्फ कंट्रोल्ड करना होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में यानी थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगाए जाते हैं तो उसका मुख्य कार्य क्या है, तो एक समान तापमान को बनाए रखना, बस उसी के लिए थर्मोस्टेट का हम लोग प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना आवश्यक है। ये आप लोग प्रश्न कई बार पूछता है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का अगर बात किया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन में। वहीं फ़ारेनहाइट में पूछ देगा तो 97 फ़ारेनहाइट होते हैं, 96 पॉइंट कुछ होते हैं, तो 97 भी अगर लगभग में होगा तो वहाँ पे आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है। देखिए भाप के अंदर होते हैं उसमें गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट अधिक होते हैं, इसी कारण से हाथ अधिक जलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम में कितने डिग्री पर एक सामान्य रहते हैं, तो -40 डिग्री सी पर एक सामान्य रहते हैं। नेक्स्ट है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई भी अगर छड़ यानी शीशे का बना होता है यानी भाप में रखेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शीशा कहीं ना कहीं मेल्टिंग होने लगता है अधिक तापमान के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहा का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। देखिए लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है, इस कारण से हमें ऐसा अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी जल वाष्प जो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की ऊष्माधारिता यानी थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पे थर्मल कैपेसिटी निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघा आच्छादित रातों में अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण को रोकता है। यानी इस प्रश्न को आप नहीं समझे, देखिए अगर समझ गए तो अच्छा है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। जैसे कि किसी रात में बादल हैं तो उस रात में आप ऐसा अनुभव किए होंगे कि ज़्यादा उष्ण यानी गर्मी आपको महसूस होता है, क्योंकि उस समय जब बादल रहता है तो सूर्य के माध्यम से यानी विकिरण के माध्यम से ऊष्मा पृथ्वी पर आ जाती है, लेकिन पृथ्वी पर ऊष्मा आने के बाद जब पृथ्वी गर्म हो जाता है तो कोई भी पदार्थ गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। तो जैसे ही ठंडा होकर ऊपर जाना चाहता है तो वह बादलों उन जो ऊष्माओं को रोक देता है, इसी कारण से मेघाच्छादित यानी बादल वाले रात में हमें उष्ण यानी गर्म, मतलब उस दिन हमें ज़्यादा थोड़ा गर्म टाइप का महसूस होता है। इस बॉक्स में इस प्रश्न को इस तरह से डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले घटता है और फिर बढ़ता है, 4 डिग्री तक पहले घटेगा उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल का क्वथनांक बढ़ेगा दाब बढ़ाने पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छतों का प्रयोग किया जाता है, तो ऊपर सफ़ेद छाते यानी जो रेन या बरसात के समय में छाते यूज करते हैं उसी छाते की बात करें तो ऊपर में सफ़ेद और नीचे काला, तो सफ़ेद यानी ऊष्मा को वह सोख लेता है और काला है जो ऊष्मा को जाने नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेत की दो पटरियों जोड़ते समय मध्य में यहाँ पे रेल है, रेल की दो पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है। देखिए पटरियों का ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, यानी जब पटरियाँ गर्म होती है तो वह फैलता है, इसी कारण से थोड़ा स्थान छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है, देखिए ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। नेक्स्ट है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलर यानी एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है, यानी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी एवं तापक्रम टेम्परेचर पर
यह निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि संवहन द्वारा ऊष्मा एवं स्थानांतरण हो सकता है, यानी द्रव एवं गैस में। संवहन द्वारा किसमें होता है? द्रव एवं गैस में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि चालन के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। यह चालन के कारण ऐसा संभव है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान है। तो यह क्या होता है? तो चालन के कारण ऐसा संभव होता है। नेक्स्ट है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतकाल किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पे यह कार्य करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन। नेक्स्ट है कि किसी तरल की विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है। तो जल का स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट है कि पसीने की हमारे शरीर से क्या भूमिका है? तो यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं देखिए, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए हमें आरामदायक महसूस होता है। नेक्स्ट है कि मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहते हैं। यह दैनिक यूज में आने वाले सारे ही प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट दिया हुआ है देखिए, यहाँ संवहन के अनुप्रयोग, यानी संवहन के कारण कुछ यहाँ पे परिवर्तन होता है। देखिए, विद्युत बल में लगे तंतु को गलने से बचाता है, तो यह संवहन के कारण ही बचा पाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। नेक्स्ट है कि मोटर कार का रेडिएटर यानी शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, तो वह संवहन के अनुप्रयोग में। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? देखिए, उस पर रजत का यानी सिल्वर का लेयर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी अधिक प्रेशर के कारण पानी कम ही टेम्परेचर पे उबलने लगता है। नेक्स्ट है कि हीट, यानी यह किसका उदाहरण है? तो हीट यानी यह ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो इसमें एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? देखिए, यह केवल ताप पर निर्भर करता है, आदर्श गैस। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो यह समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नतापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य हैं? तो यह देखिए 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य है। यह मान कई बार पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न तो भी आई हैं, इसमें छांटने वाले कुछ है ही नहीं, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ें। नेक्स्ट है कि विकिरण के अनुप्रयोग, यानी विकिरण का यहाँ पे उपयोग है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। देखिए, नेक्स्ट है कि पॉलिश किए हुए जूते धूप में जल्द गर्म नहीं होता है, तो यह विकिरण के कारण ऐसा संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर वह फैलता है, यानी उसका आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता है, इसलिए जल का क्वथनांक भी घटने लगते हैं। नेक्स्ट है कि ऊंचे पहाड़ पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वह वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है, इसी कारण से पहाड़ों पर बर्फ जमे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
नेक्स्ट है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो यह विकिरण के माध्यम से यानी रेडिएशन के माध्यम से स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? यह 114 डिग्री सेल्सियस पर जमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि तारे के अंदर ऊर्जा का उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया यानी थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उनका तापमान यानी टेम्परेचर का प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि एथेनॉल के वाणिज्य उत्पादन के लिए किस खमीर या ईस्ट का उपयोग किया जाता है? देखिए सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग किया जाता है यानी सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखता है? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है यानी बैड कंडक्टर है, यानी ऊष्मा को वह आपके शरीर से बाहर नहीं जाने देता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है उसे ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी गुप्त ऊष्मा के यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है लेटेंट हेट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम लोगों ने इस चैप्टर यानी साउंड एंड हीट वाले चैप्टर को कंप्लीट कर दिए कि आई होप कि आपको यह अच्छे लगे होंगे। तो यह डे 4 था। जो भी डे 1 से जुड़े हैं उनको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो आप लोग प्रतिदिन ऐसे ही जुड़े रहें। और रेलवे का भी अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बिहार से तो उनके लिए साइंस स्पेशल का MCQ का बैच चलाए जा रहे हैं, तो भी ज़रूर देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।